हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका जीएस लॉजिकल पे। आज मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ 4 जुलाई 2024 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, जो कि आपके द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी और वेरियस अदर सोर्सेज से कंपाइल किए जाते हैं और आपके सामने लेकर के आए जाते हैं। चाहे आप यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे मेंस और प्रीलिम्स दोनों को ध्यान रखते हुए तैयारी कर रहे हो, चाहे आप किसी और वनडे एग्जाम की स्टेट पीसेस की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से आप जाकर के उसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। ठीक है। आइए भाई शुरू करेंगे आज का वीडियो। ये आपके सामने इंडेक्स आपको दिखाई पड़ रहा होगा। आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे जो भी हाल फिलहाल में आपकी हाथरस में भगदड़ मची है एक सत्संग के दौरान, तो उसके बारे में कुछ चीजें देखेंगे। यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इस न्यूज को कैसे लेना है। फिर स्पाइक इन पॉल्यूशन लेवल्स, एक आपकी रिपोर्ट आई जिसमें पॉल्यूशन लेवल्स के ऊपर कुछ बात की गई है, तो इसके ऊपर एक थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। फिर स्पेशल स्टेटस की डिमांड हो रही है लगातार आंध्र प्रदेश और आपके बिहार के साइड से। अलग अलग नेता अलग अलग मंचों पर जाकर के स्पेशल स्टेटस की डिमांड कर रहे हैं, तो उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। अग्निवीर स्कीम बहुत ज्यादा न्यूज में है, अग्निपथ स्कीम बेसिकली बहुत ज्यादा न्यूज में है, जिसको लेकर के हर दिन कुछ ना कुछ डिबेट होती रहती है, तो उसके बारे में कुछ डिस्कशन करेंगे हम लोग। इसके बाद कैबिनेट कमिटीज बना दी गई हैं। आपको पता है कि हर बार चुनाव के बाद नई कैबिनेट कमिटीज बनाई जाती हैं जो अलग अलग काम देखती हैं, तो नई लोकसभा चुनाव के बाद नई कैबिनेट कमिटीज कॉन्स्टिट्यूट हो गई हैं, तो उनके बारे में देखेंगे। फिर आपकी एक स्पीशी है जिसको हम बोलते हैं सेना स्पेक्टेबेलिस, उसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग, क्या है ये, इसका इंपैक्ट क्या है हमारे इकोलॉजी के ऊपर, बायोडाइवर्सिटी के ऊपर। उसके बाद यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज पैनल सेशन की मीटिंग होने वाली है इंडिया में। ठीक है, तो उसके बारे में डिस्कशन होगा। और मैत्री एक्सरसाइज, इसके अलावा जिंक के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे आज के इस वीडियो में। तो आइए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे आज कौन सा इंपॉर्टेंट डे है। तो 4 जुलाई यूएस अपना इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाता है। यूएस आपको पता है कि वर्ल्ड की वन ऑफ द ओल्डेस्ट डेमोक्रेसीज में से एक है और वन ऑफ द मोस्ट मेच्योर डेमोक्रेसीज में से एक है। हमारी डेमोक्रेसी तो अभी भी इन्फेंट स्टेज पे है, ठीक है, लेकिन यूएसए की डेमोक्रेसी बहुत ज्यादा मेच्योर है। इतनी ज्यादा मेच्योर है कि यूएस के प्रेसिडेंट अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो वहां पे जो पत्रकार होते हैं, जो आपके जर्नलिस्ट होते हैं, वो हर तरीके से प्रेसिडेंट से सवाल पूछ सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं, चिल्ला भी सकते हैं इनफैक्ट उसके उनके ऊपर। आप अगर वीडियोस देखोगे वहां की प्रेस कॉन्फ्रेंस के, तो आपको दिखाई पड़ेगा कि कई कई पत्रकार, कई कई जर्नलिस्ट बहुत तेज से बात कर देते हैं प्रेसिडेंट के साथ, जबकि यूएस का प्रेसिडेंट पूरी दुनिया की सबसे स्ट्रांग पोजीशन में से एक है ना। तो ये वहां की डेमोक्रेसी की मैच्योरिटी को दिखलाता है। अब यूएसए का नेचर चाहे जैसा भी हो, उसने चाहे जितना भी बुरा किया हो दुनिया के अंदर, अलग अलग देशों के अंदर, लेकिन जो बात मानने वाली है वो ये है कि वहां की डेमोक्रेसी बहुत ज्यादा आगे की स्टेज में है एज कंपेयर टू बाकी डेमोक्रेसीज ऑफ द वर्ल्ड। चलिए भाई, तो इसके बारे में देखते हैं हम लोग। 1760s और 1770s के टाइम पे अमेरिकन कॉलोनी जो है वो लगातार दिक्कत में थी ब्रिटिश इंपीरियल पॉलिसी के अगेंस्ट। जो उनका टैक्सेशन की पॉलिसीज थी, फ्रंटियर पॉलिसी वगैरह थी, उसके खिलाफ अमेरिकन कॉलोनीज आवाजें उठा रही थी। जब ब्रिटिशर्स ने बात नहीं मानी, प्रोटेस्ट का जवाब नहीं दिया, प्रोटेस्ट फेल हो गए, तो उसके बाद क्या हुआ, एक तरीके से पूरा रेवोल्यूशन किया गया और अमेरिका को आजादी मिली। 4 जुलाई 1776 के दिन क्या हुआ था कि डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस वो आपका अडॉप्ट किया गया था। इसी वजह से हम 4 जुलाई को क्या मनाते हैं, अमेरिकन इंडिपेंडेंस डे। जैसे हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी को, तो हम उस दिन रिपब्लिक डे मनाते हैं, और हमारा देश आजाद हुआ है 15 अगस्त को, तो उस दिन हम इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। वैसे ही इनका डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस आपका अडॉप्ट हुआ था कब, एक पेज का डॉक्यूमेंट था ये अडॉप्ट किया गया था 4 जुलाई को। उसी दिन को हम क्या मनाते हैं, एज एन अमेरिकन डे ऑफ इंडिपेंडेंस मनाते हैं। बाकी इसकी हिस्ट्री क्या है अमेरिकन रेवोल्यूशन की, ये वर्ल्ड हिस्ट्री का पोर्शन है, उसको यहाँ पे बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अगर आप यूपीएससी के देखिए मेंस के पीवाईक्यूज एनालाइज करेंगे जीएस1 के, जिसका वर्ल्ड हिस्ट्री हिस्सा है, तो आप ये पाएंगे कि ऑल्टरनेट ईयर्स पे मोस्ट ऑफ द टाइम यूपीएससी एक क्वेश्चन पूछ रहा है आपके वर्ल्ड हिस्ट्री के ऊपर। ठीक है, और वो भी ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन अब पूछना उसने कम कर दिया है कि अमेरिकन रेवोल्यूशन के बारे में बताइए या फिर आप फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में बताइए, वो थोड़ा अलग तरीके के सवाल पूछ रहा है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मुद्दा नहीं है ये, बट फिर भी अगर आपको इंटरेस्टेड है सब चीजें जानने के लिए तो आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। आने वाले टाइम पे इसके लिए मैं आपके लिए एक वीडियो बना दूंगा अमेरिकन रेवोल्यूशन के ऊपर, या फिर दुनिया के जितने बड़े बड़े रेवोल्यूशन हुए उन सबके ऊपर, तो आप उसको देख सकते हैं। फिलहाल आपको इतना जानना है कि आज के दिन हम ये दिन मनाते हैं। ठीक है, चलिए भाई, अब आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हमने यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या उधार लिया है। ठीक है, आपको पता है कि जो हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन है उसने हर एक देश के कॉन्स्टिट्यूशन से, बड़े बड़े देशों के कॉन्स्टिट्यूशन से कुछ ना कुछ चीजें अडॉप्ट करी हैं, आइडियाज लिए हैं, और फिर उसको अपनी कंट्री के हिसाब से ढाल करके, मोल्ड करके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया है।
तो वैसे ही अगर हम यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो वहां से हमने लिया है इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी कि प्रेसिडेंट को अगर हटाना है तो पार्लियामेंट के अंदर उसका इम्पीचमेंट करना पड़ेगा, एक पूरी लंबी प्रोसीडिंग चलानी पड़ेगी, उसको हटाने के लिए दोनों हाउसेस से वो बिल पास कराना पड़ेगा, तब जाके राष्ट्रपति हट पाएगा। इसी को हम बोलते हैं इम्पीचमेंट। ठीक है, उसके बाद जो आपका पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के जो फंक्शंस होते हैं वो सब हमने जो है कहां से लिए हैं, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं। प्रेसिडेंट के फंक्शंस, वाइस प्रेसिडेंट के फंक्शन, वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट, ये सारी हमने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से ली है। रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, अगर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज को हटाना है तो उनका भी राष्ट्रपति की तरह ही इंपीचमेंट करना पड़ता है, तो वो भी हमने यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से आइडिया बोरो किया है। फंडामेंटल राइट्स का हमारा जो आइडिया है वो यूएस के बिल ऑफ राइट से लिया गया है। ठीक है, यूएस का बिल ऑफ राइट जैसे हमारे फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 में एंश्राइंड है, उनके यहाँ के जो राइट्स हैं वो बिल ऑफ राइट्स में एंश्राइंड है, तो वहीं से हमने फंडामेंटल राइट्स का आइडिया लिया है। जुडिशियल रिव्यू का, यानी कि जुडिशरी अपने ही डिसीजन को दोबारा से रिव्यू कर सकती है या फिर एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के किए गए किसी एक्शन को रिव्यू कर सकती है, ये भी हमने कहां से अडॉप्ट किया, अमेरिका से किया है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशरी का कोई लेना देना नहीं होगा बाकी के दो ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि जो आपका एग्जीक्यूटिव होता है और जो आपका लेजिस्लेचर होता है, उनसे पूरी तरीके से जुडिशरी इंडिपेंडेंट होगी, ये भी हमने अमेरिका से लिया है। इसके अलावा प्रियम्बल का आइडिया, ठीक है, प्रियम्बल को लेकर के दोस्तों अक्सर कंफ्यूजन रहता है ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के बीच में। ठीक है, तो हमने आइडिया लिया है यूएसए से, लैंग्वेज लिया ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से प्रियम्बल की। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए भाई, आज के पहले आर्टिकल की तरफ बढ़ेंगे। द हिंदू में एक एडिटोरियल आया है, अवॉइडेबल ट्रेजेडी। अभी आपको पता है हाथरस में एक बहुत ही बड़ा स्टैम्पीड हो गया जहां पे भगदड़ मच गई। स्टैम्पीड का मतलब होता है जब भगदड़ मच जाती, किसी तरीके से अफरा तफरी का माहौल हो जाता है, जिसमें 120 के ऊपर लोगों की डेथ हो गई। तो उसके बारे में पूरा ये आर्टिकल आया है आपका। अब इसमें बहुत ज्यादा देखिए फैक्चुअल बातें हैं कि इस इवेंट में क्या क्या हुआ है। जैसे कि एक आपके सूरज पाल साहब हैं जो वहां पे प्रीच कर रहे थे, उनको नारायण हरि सरकार हरि या फिर भोले बाबा के नाम से लोग जानते हैं। 80,000 की कैपेसिटी थी वहां पे, 2.5 लाख से ज्यादा लोग वहां पे आ गए थे फुलराई विलेज में इनके एड्रेस को सुनने के लिए। ठीक है, तो ये सारी बातें यहाँ पे दी हुई है। एडमिनिस्ट्रेशन फेल हो गया पूरी तरीके से, इस चीज को एंटिसिपेट नहीं कर पाया, प्रॉपर वहां पे मेथोडोलॉजी नहीं फॉलो हुई। उसके अलावा जब भगदड़ मची तो जो यहाँ पे ये थे आपके सत्संग देने वाले, ये भी वहां से अपना काफिला लेके निकल गए। इनकी जिम्मेदारी थी कि वहां पे भाई बीइंग एन ऑर्गेनाइजर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर क्राउड अनकंट्रोल हो रहा है या क्राउड कंट्रोल के बाहर जा रहा है, कोई दिक्कत आ रही है, तो बीइंग द ऑर्गेनाइजर योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू इंश्योर देयर सेफ्टी। ठीक है, बट इन्होंने ऐसा नहीं किया, वहां पे दिक्कतें हुई, तो इस पूरी चीजें यहाँ पे कवर की गई हैं। इसी के माध्यम से हम क्या देखेंगे, अगर आपके यूपीएससी में मान लीजिए जीएस 2 में आ जाता है कि आप किसी जिले के डीएम हैं, या फिर आपसे इंटरव्यू में पूछ लेता है कोई इंसान कि भैया आप किसी जिले के डीएम हैं और वहां पे स्टैम्पीड टाइप की घटना, भगदड़ टाइप की घटना होने वाली आपको आशंका है, हो सकती है या हो गई है, तो आप कैसे क्या करोगे, तो आपको एक ओपिनियन पता होना चाहिए। उसी के लिए यहाँ पे कुछ फैक्चुअल बातें, यहाँ पे एक तरीके से आइडियोलॉजिकल या फिलोसफिकल बातें यहाँ पे लिखी गई हैं। ठीक है, पहली बात तो क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो स्टैम्पीड में कंट्रीब्यूट करते हैं, भगदड़ क्यों मचती है। देखिए, किसी भी चीज का सोल्यूशन निकालने से पहले प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंचना जरूरी होता है। अब भगदड़ मच गई, अब कैसे कंट्रोल करोगे, शांत रहिए, रुक जाइए, भागिए मत करके कंट्रोल नहीं होता है। उसके पीछे बहुत सारी अंडरलाइंग प्रॉब्लम्स होती हैं जिसको पहले एड्रेस करना पड़ेगा। जैसे अगर आपके बॉडी में कोई अंडरलाइंग दिक्कत है तो उससे आपको बहुत सारे सिम्टम दिखाई पड़ेंगे, चेहरे पे आपके पिंपल्स आएंगे, आपके हेयर फॉल होगा, तरह तरह के सिम्टम दिखाई पड़ेंगे, पैर दर्द होगा, सर दर्द होगा। तो सर दर्द की दवा खाना, पिंपल की दवा खाना, हेयर फॉल की दवा खाना, ये क्या हो गया, एक तरीके से कंपनसेशन हो गया। ये रूट कॉज का एनालिसिस नहीं किया गया यहाँ पे, है ना। इसी तरीके से यहाँ पे एक होता है कि रूट कॉज को आइडेंटिफाई करना और फिर उसका सोल्यूशन निकालना। पहली बात, लैक ऑफ लाइट। ज्यादातर जगहों पे लाइट की कमी होती है, देखने ना देखने भर की एक तरीके से रोशनी पर्याप्त नहीं होती कई कई जगहों पे। अब देखिए, ये पूरी बात इस केस को लेकर नहीं हो रही है, ये नॉर्मल स्टैम्पीड्स को लेकर के एक बात हो रही है यहाँ पे। लैक ऑफ लाइट एक कारण हो सकती है। उसके अलावा अनडिवाइडेड क्राउड फ्लो। देखिए, क्राउड मैनेजमेंट का सबसे बड़ा जो एक लेसन होता है वो ये होता है कि क्राउड को डिवाइड किया जाए, कि भैया इतना क्राउड इधर जाएगा, इतना क्राउड इधर जाएगा। जब हम पूरा अनकंट्रोल्ड क्राउड एक ही डायरेक्शन में भेज देते हैं बिना डिवाइड किए, तो ये सब होना लाजमी है। ठीक है, आप महिलाओं और पुरुषों को अलग अलग कर सकते हैं, वृद्धों को और युवाओं को अलग अलग कर सकते हैं, है ना, औरतों के साथ बच्चों को भेज सकते हैं, बुजुर्गों को और युवाओं को अलग भेज सकते हैं, मतलब तरह तरह से आप क्राउड को डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, फिर अलग अलग बैरिकेडिंग्स लगा सकते हैं कि भैया हमने मान लीजिए एक बड़ा सा ग्राउंड है, उसमें अगर 10,000 20,000 लोग इकट्ठा होने, तो हमने पूरा एक ग्राउंड में उनको इकट्ठा करने की बजाय ग्राउंड को हमने अलग अलग जो है एक तरीके से कुछ टेम्परेरी बांस बल्ली टाइप की चीजों का यूज करते हुए क्या किया, हमने 8-10 सेक्शन में डिवाइड कर दिया कि भैया 1,000-1,500 लोग इस सेक्शन में है, 1,000-2,000 लोग इस सेक्शन में है। इस तरीके से क्या होगा कि डिवाइड हो जाएगा, तो क्राउड फ्लो आसान हो जाएगा, सबका एंट्री और एग्जिट अलग अलग हो जाएगा। उसके अलावा कोलैप्स ऑफ बैरियर और बिल्डिंग्स।
कई बार बैरियर या बिल्डिंग कोलैप्स कर जाती है, जिस वजह से आपकी भगदड़ मच जाती है। ब्लॉक्ड एग्जिट्स एंड इवैक्यूएशन रूट्स, कई बार क्या होता है किन्हीं न किन्हीं कारणों से, जैसे मान लीजिए जो इंसान स्टेज पे आया हुआ है, जो आपका गेस्ट है, उसकी गाड़ी का काफिला एग्जिट वाले पॉइंट पे खड़ा हुआ है, अब वहां से लोग निकलना चाह रहे हैं तो वो ब्लॉक हो चुका है, या किसी और तरीके से आपका इवैक्यूएशन रूट जो है वो ब्लॉक है, या फिर एग्जिट रूट ब्लॉक्ड है, तो ऐसे में भी भगदड़ मचने के चांसेस रहते हैं। हार्डवेयर जब पुअर डिजाइन का होगा तो भी ये आपका एक देखने को मिलता है। फिर फायर हैजार्ड्स, कई बार आग लग जाती है ना, या कई बार पानी बरस गया, ओपन में गैदरिंग हो रही थी तो भगदड़ मच गई, तूफान आ गया तो भगदड़ मच गई। बहुत सारे रीजन होते हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो रीजन होता है, देखिए बाकी सब चीजें नेचुरल कैलामिटीज है वो अलग की बात है, लेकिन अनडिवाइडेड क्राउड फ्लो ये सबसे बड़ा एक रीजन होता है। क्राउड को हमेशा डिवाइड करके जो है गैदर करना चाहिए। चलिए अब इसको प्रिवेंट कैसे करें? कंट्रोल्ड एंट्री। ऐसा नहीं कि कोई कहीं से भी आ रहा है कहीं से भी जा रहा है, आप एंट्री को कंट्रोल करिए कि भैया कितने लोग आएंगे और इस जगह पे कितने लोग घुस सकते हैं मैक्सिमम। जैसे आपने अलग अलग सेक्शन डिवाइड किए तो इस सेक्शन में 1000 लोग ही जा पाएंगे, और जैसे वो लिमिट पूरी होगी तो आप उस क्राउड को दूसरी जगह पे एंट्री करवाइए। नंबर एंड प्लेसमेंट ऑफ एग्जिट्स, ज्यादातर केसेस में क्या होता है, अच्छा आप देखेंगे बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में हर जगह पे आपको एग्जिट का, निकासी का, है ना, इस तरीके से अलग अलग सिंबल दिख जाएंगे कि भैया निकलना है तो यहां से निकलो। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब लोग निकलने के मोड में होते हैं तो बहुत जल्दबाजी में होते हैं, है ना, अगर उनको एक प्रॉपर रूट नहीं दिखाई पड़ रहा है कहां से निकलना है, तो इधर उधर ढूंढने के चक्कर में कई बार भगदड़ मच जाती है। तो प्लेसमेंट ऑफ एग्जिट साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इवेंट ऑर्गेनाइजर की विजिलेंस, अब ऐसा नहीं है कि आपने 2.5 लाख लोगों को इकट्ठा किया, उसके बाद जब भगदड़ होने लगी तो आप वहां से गाड़ी लेके चल दी अपनी, ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको विजिलेंट रहना चाहिए। पहली बात तो बीइंग दी ऑर्गेनाइजर, ये आपकी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, पुलिस का रोल बाद में आता है, पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है कि अगर आप 2.5 लाख का क्राउड इकट्ठा कर रहे हो तो क्या आपके अंदर उस क्राउड को संभालने की क्षमता है। अगर उस क्राउड को संभालने की क्षमता नहीं है तो फिर आप उस क्राउड को इकट्ठा करने का राइट भी आपके पास नहीं होना चाहिए। ठीक है, प्लानिंग एंड मिटिगेशन, उसके बाद फिर प्रॉपर प्लानिंग करिए कि भाई क्या क्या हो सकता है यहाँ पे, अगर भगदड़ मचेगी तो किन किन कारणों से मच सकती है और उसको हम कैसे मिटिगेट कर सकते हैं, कैसे हम दूर कर सकते हैं। वही मैंने कहा ना, जब तक आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई नहीं करोगे उसका सोल्यूशन देना उतना आसान नहीं होता है। फिर स्टैम्पीड रिस्क रिडक्शन फ्रेमवर्क, अब इसमें वही सारी बातें, कैमराज लगाइए, सर्विलांस करिए, लाइव सर्विलांस करिए क्राउड की, देखिए कि कोई गैर शरारती या फिर गैर सामाजिक तत्व या फिर शरारती तत्व तो नहीं आ गए, एंटी सोशल एलिमेंट्स जो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी हरकत कर दे कि आपका जो है भगदड़ मच जाए एक तरीके से। फिर इंपॉर्टेंट ऑफ कम्युनिकेशन, ये क्राउड और ऑर्गेनाइजर के बीच में कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी है। देखिए जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजर्स होते हैं जो एक समझदार तरीके से काम करते हैं, आप उनको कभी भी देखेंगे, आप उनके फंक्शंस वगैरह, तो जब भी कहीं पे जाते हैं और देखते हैं कि क्राउड कैसा है तो पहले वो क्राउड से एंगेज करते हैं। क्राउड से एंगेज करके क्या होता है, एलिमेंट ऑफ ट्रस्ट डेवलप होता है दोनों के बीच में, ताकि अगर कुछ ऊंच नीच हो जाए तो उनकी अपील का असर हो कम से कम क्राउड के ऊपर। ठीक है, तो कम्युनिकेशन की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। तो ये पूरा देखिए तरीका होता है क्राउड को मैनेज करने का, और क्राउड एक तरीके से अनकंट्रोल्ड स्टैम्पीड्स कैसे आ सकते हैं, वो सारे फैक्टर यहाँ पे अगर मेंस में क्वेश्चन आ गया तो आप इसी के इर्द गिर्द आंसर लिख सकते हैं, और अगर आपसे इंटरव्यू में पूछा गया तो आप इसी के इर्द गिर्द अपना ओपिनियन बना करके दे सकते हैं। आई होप चीजें यहां तक क्लियर हो गई हैं आपको। अगले न्यूज आर्टिकल पे दोस्तों हम लोग बढ़ेंगे। एक आपकी रिपोर्ट आई है बेसिकली अभी, स्पाइक इन पोल्यूशन लेवल्स में रेज डेथ रेट्स इन सिटीज विद क्लीनर एयर। ठीक है, अब ये वही बात हो गई कि दो बच्चे हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बहुत आसान भाषा में बता रहा हूँ, दो बच्चे हैं मान लीजिए, ठीक है, अब एक बच्चा जो है बहुत गरीब परिवार में पैदा हुआ है जो स्लम एरिया में रह रहा है, ठीक है, या फिर मान लीजिए गांव में रह रहा है, स्लम एरिया थोड़ा ज्यादा एक अलग केस हो जाएगा, मान लीजिए गांव में कोई बच्चा पैदा हुआ विलेज एरिया में, रूरल एरिया में, और एक बच्चा कहीं एकदम अल्ट्रा अर्बन मेट्रो सिटी में पैदा हुआ है और अल्ट्रा रिच फैमिली में पैदा हुआ है। अब दोनों की परवरिश कैसे होगी? जो गांव वाला बच्चा होगा वो घर से बाहर निकलेगा, मिट्टी में खेलेगा, खेत में जाएगा, नदी में कूदेगा, पेड़ पे चढ़ेगा, गिरेगा, उसको कई बार चोट लगेगी, फिर उस पर हल्दी लगाई जाएगी, कई बार चोट खुली रह जाएगी, तो उसका होगा क्या, उसकी एक बॉडी एक बहुत ही मजबूत तरीके से डेवलप होगी, उसके ऊपर फिर छोटी मोटी चोटों का असर नहीं हुआ करेगा। होता क्या है ना कि जब आपकी बॉडी में लगातार कुछ बैक्टीरिया धीरे धीरे करके जाते रहते हैं तो आपके अंदर एक हर्ड इम्यूनिटी टाइप की चीज डेवलप हो जाती है कि कल को कोई अगर बड़ा बैक्टीरिया आएगा तो अब उससे आसानी से आपकी बॉडी लड़ पाएगी, क्योंकि उसको आदत है पहले से छोटे छोटे बैक्टीरिया से लड़ने की, है ना, और उनको अपने अंदर इंकलकेट करने की। लेकिन वहीं जो बच्चा एकदम बिल्कुल बहुत ही नाज नखरे के साथ पल रहा है तो उसके साथ क्या होगा कि उसको आज तक एक भी खरोच नहीं आई, कल को उसको मान लीजिए हल्की सी कहीं चोट भी लग गई तो वो ज्यादा सफर कर जाएगा, है ना। तो यहाँ पे वही अंतर है, जो पहले से जहां की हवा खराब है जिन शहरों की, और वो शहर जहां की हवा अभी तक क्लीन है। अगर पॉल्यूशन बढ़ेगा तो जिन शहरों की हवा पहले से खराब है
वहां पे जो है कहीं ना कहीं डेथ रेट उतना ज्यादा नहीं बढ़ेगा जितना ज्यादा वहां पे बढ़ेगा जहां की हवा पहले से खराब नहीं है। क्योंकि जहां की हवा फॉर एग्जाम्पल दिल्ली की ऑलरेडी खराब है, वहां के लोगों को धीरे धीरे आदत पड़ रही है उसमें रहने की। हालांकि कोई अच्छी बात नहीं है ये, वहां पे डेथ रेट भी उतना ही ज्यादा है। एक ये भी फैक्टर है कि डेथ रेट ऑलरेडी उतना बढ़ चुका है कि अब उसमें ज्यादा बढ़ने का स्कोप नहीं है ना। वहीं पे जो कंपैरेटिवली साफ शहर है जहाँ की हवाएं साफ है, वहां पे आपका डेथ रेट तेजी से बढ़ेगा जब आपकी एयर जो है पोल्यूट होगी। वही इस रिपोर्ट में लिखा हुआ है, वही इसका जस्ट है आपका। ठीक है, बात यहां तक समझ में आ गई। चलिए आगे देखते हैं। ओवरऑल हाउएवर सिटीज दैट हैव हाई पोल्यूशन लोड्स सॉ अ ग्रेटर फ्रैक्शन ऑफ एनुअल डेथ। लेकिन जो एनुअल डेथ का फ्रैक्शन है वो वहीं उन्हीं शहरों में जाता है जहां पे पॉल्यूशन पहले से ज्यादा हो रखा है। जैसे कि आपके दिल्ली में जितनी भी डेथ्स होती हैं उसमें से 11%, 11.5% के आसपास एयर पोल्यूशन की वजह से होती हैं, ऐसा इस रिपोर्ट में आया है। और वहीं पे बेंगलोर में जो डेथ्स होती हैं वो आपकी लगभग 4.5-5% के आसपास एयर पोल्यूशन की वजह से होती हैं। ठीक है, क्योंकि जो बेंगलोर की पॉपुलेशन है उसको 30% लेस एक्सपोजर है एयर पोल्यूशन का एज कंपेयर टू द पीपल लिविंग इन दिल्ली। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। रिपोर्ट किसने दी है? लैंसेट प्लैनेट हेल्थ ने दी है, तो ये आपको नाम भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो यही सारी बातें हैं। अब इसको आप मेंस के लिए फॉर्डर मटेरियल के तौर पे यूज कर सकते हो। बाकी प्रीलिम्स में इसके ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम है, तो बहुत ज्यादा लोड इस बात का नहीं लेना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट था इस वजह से मैंने यहाँ पे इंक्लूड करके थोड़ा सा डिस्कशन आपसे किया है। अब हम बढ़ेंगे आज के पहले क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि अब जो न्यूज आ रही है वो प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। अभी तक की जो न्यूज थी वो मेंस के लिहाज से इंपॉर्टेंट थी, इसलिए उनका कोई क्वेश्चन नहीं था साथ में फॉलो अप क्वेश्चन टाइप का। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर पैरामीटर्स फॉर क्लासिफाइंग एनी स्टेट एज स्पेशल कैटेगरी स्टेट। अब आपको पता है बिहार आंध्र प्रदेश जब से नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार चुनाव जीत के आए हैं और खुद मेजोरिटी से कम रह गए हैं, तो अब इनको डिपेंड होना पड़ रहा है तेलुगु देशम पार्टी चंद्रबाबू नायडू साहब की और जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार का, इनके ऊपर। और दोनों ही ये पार्टीज ऐसी हैं जो उस स्टेट को बिलोंग करती हैं जिस स्टेट की डिमांड बहुत लंबे समय तक स्पेशल स्टेटस कैटेगरी की रही है। ठीक है, तो अब फिर से जो है कहीं ना कहीं आंध्र प्रदेश से आवाजें उठ रही हैं कि चंद्रबाबू नायडू को लगातार प्रेशर बिल्ड करना चाहिए केंद्र सरकार के ऊपर, है ना, स्पेशल स्टेटस कैटेगरी के लिए। अब ये बहुत ही ट्रांजिशनल न्यूज है, इसके ऊपर अब अगले 1 साल 2 साल तक लगातार न्यूज आती ही रहेगी, है ना। इसलिए आज वंस एंड फॉर ऑल मैं आपके लिए कवर कर दे रहा हूं कि भाई होता क्या है। तो पहले आपको ये बताना है कि इनमें से क्या क्राइटेरिया है किसी स्टेट को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस देने का। हिली टेरेन, लो पॉपुलेशन डेंसिटी, स्ट्रेटेजिक लोकेशन, नॉन वाइबल नेचर ऑफ स्टेट फाइनेंसेस, साइजेबल शेयर ऑफ एससी एसटी ओबीसी पॉपुलेशन। इनमें से क्या फैक्टर्स है जो कंट्रीब्यूट करते हैं किसी स्टेट को, इनमें से क्या फैक्टर किसी स्टेट के पास हैं तो उसको हम स्पेशल कैटेगरी का स्टेटस दे सकते हैं। कोर्ट्स नीचे दिए, इनमें से आपको एक चूज करना है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए न्यूज आई है, कन्विंस सेंटर ऑन स्पेशल स्टेटस, सीपीआई लीडर अर्जेस नायडू। ठीक है, तो अब ये जो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस होता क्या है? ये क्लासिफिकेशन होता है जो सेंटर देता है स्टेट्स को जो कि कहीं ना कहीं ज्योग्राफिकल और सोशियो इकोनॉमिक डिसएडवांटेज फेस कर रहे होते हैं उनके डेवलपमेंट में मदद करने के लिए। कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी प्रावधान ऐसा नहीं है, यूपीएससी आपको यहीं फंसाएगा, वो आपसे बोल देगा कि कॉन्स्टिट्यूशन आपका बताता है कि ऐसा होता है कोई स्टेटस, तो ऐसा कोई भी स्टेटस संविधान के हिसाब से दोस्तों नहीं होता है। फिफ्थ फाइनेंस कमीशन जो बनाया गया था 1969 में, उसने रिकमेंड किया था कि कुछ स्टेट्स को जरूरत है ऐसा स्टेटस देने की ताकि उनके डेवलपमेंट में केंद्र सरकार मदद कर सके। ठीक है, संविधान ने वैसे तो हमारे केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को लगभग लगभग अपनी अपनी स्फीयर में सुप्रीम पावर्स दे रखी हैं और सबको अपना पैसा कमाने का जरिया भी दे रखा है। तो बहुत सारे स्टेट अपना सेल्फ सस्टेन्ड भी होते हैं, मतलब पूरी तरीके से तो कोई भी स्टेट सेल्फ सस्टेन्ड नहीं होता है, केंद्र मदद सबकी करता ही करता है कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से। लेकिन जो कुछ स्टेट्स हैं जिनके पास अपना खुद का सेल्फ सस्टेंस इतना ज्यादा नहीं है कि उनको केंद्र सरकार की मदद की जरूरत ज्यादा पड़ती है, तो ऐसे स्टेट्स के लिए लाया गया था। सबसे पहले जब स्टेटस लाया गया है तो दिया गया था जम्मू कश्मीर को, असम को और नागालैंड को। इन तीनों स्टेट्स को 1969 में ही स्पेशल स्टेटस दिया गया था एंड दीज वर द फर्स्ट स्टेट्स टू बी अकॉर्डेड स्पेशल कैटेगरी स्टेटस। तब जम्मू कश्मीर, ध्यान रहे दोस्तों, स्टेट हुआ करता था, यूटी नहीं हुआ करता था। यूटी को जरूरत ही नहीं है क्योंकि यूटी तो ऑलरेडी केंद्र सरकार के अंडर में ही है ना, वहां तो सारा खर्चा केंद्र सरकार वैसे ही कर रही है ना, ये जरूरत स्टेट्स के लिए होती है। इसके अलावा 11 स्टेट जो है आज की डेट में उनके पास स्टेटस है, जैसे कि आपका असम, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम, त्रिपुरा, अरुणाचल, मिजोरम, उत्तराखंड एंड तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना लेटेस्ट एडिशन है क्योंकि इसको आंध्र प्रदेश से कार्व करके नया बनाया गया था। तो किसी भी नए बने स्टेट को डेवलपमेंटल वर्क की ज्यादा जरूरत होती है, बीइंग उत्तराखंड। उत्तराखंड के पीछे भी यही रीजन है आपका, क्योंकि उसको अलग से बनाया गया था और वो चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करता है आपका तिब्बत के साथ।
है ना, ये सारी बातें होती हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे जब तेलंगाना को अलग किया गया तो इस वजह से आंध्र प्रदेश भी डिमांड करने लगा। खैर वो अभी हम आगे देखेंगे आपका। यहाँ पे एक बात ध्यान रखिए कि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस डिफरेंट होता है स्पेशल स्टेटस से। स्पेशल स्टेटस में पॉलिटिकल और आपके लेजिस्लेटिव राइट दिए जाते हैं, जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर को दे रखे थे आर्टिकल 370 में, वो था स्पेशल स्टेटस। स्पेशल कैटेगरी स्टेटस डेवलपमेंट वर्क में सहायता के लिए दिया जाता है बस। अब इसके पीछे के पैरामीटर्स क्या होते हैं? पैरामीटर दोस्तों गैडगिल फॉर्मूला पे बेस्ड हैं। गडगिल साहब ने या फिर गैडगिल साहब ने एक फॉर्मूला दिया था और कहा था कि अगर आपको किसी स्टेट को एज ए स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का टैग देना है तो ये सारे पैरामीटर को आपको ध्यान में रखना है। पहली बात, हिली टेरेन होना चाहिए, उसके अलावा वहां की पॉपुलेशन डेंसिटी कम होनी चाहिए और साइजेबल शेयर ट्राइबल पॉपुलेशन का होना चाहिए। स्ट्रेटेजिक लोकेशन होनी चाहिए, यानी कि वो नेबरिंग कंट्रीज के साथ बॉर्डर शेयर करते हो। फिर इकोनॉमिक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बैकवर्डनेस होनी चाहिए और नॉन वायबल नेचर ऑफ स्टेट फाइनेंसेस, यानी कि भैया उनके फाइनेंसेस के ऊपर कहीं ना कहीं खतरा वतरा मंडराता रहता हो, वायबल सोर्स ना हो। अब अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो आपको यहाँ पे पांचवा ऑप्शन गलत दिखाई पड़ेगा। यहाँ पे सिर्फ एसटी पॉपुलेशन या बल्कि ट्राइबल पॉपुलेशन की बात करी गई है, एससी और ओबीसी का तो कहीं नाम भी नहीं है। तो फिफ्थ हटा दीजिए, आपको क्या बचेगा? 1 2 3 4 आपका सही आंसर है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब बेनिफिट्स क्या होते हैं? जिन भी स्टेट्स को ये स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का मिल जाता है, सेंटर पेज 90% ऑफ द फंड्स रिक्वायर्ड इन सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम टू स्पेशल कैटेगरी स्टेटस स्टेट्स एज अगेंस्ट 60% और 75% इन केस ऑफ अदर स्टेट्स, while the remaining funds are provided by the state government। अब जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है दोस्तों, उसमें नॉर्मली क्या होता है, 60 से 75% शेयर केंद्र सरकार देती है और 25 से 40% शेयर आपका राज्य सरकारें देती है और स्कीम लागू की जाती है। लेकिन जिन स्टेट्स के पास ये स्टेटस होता है उनको 90% शेयर जो है केंद्र सरकार देती है, उनको खाली 10% देना पड़ता है। ठीक है, बाकी अगर कोई योजना के लिए कोई पैसा है वो किसी साल में अगर खर्चा नहीं हो पाया है तो अगले साल के लिए कैरी फॉरवर्ड भी हो सकता है। उसके अलावा बहुत सारी छूट दी जाती है एक्साइज ड्यूटी में, कस्टम ड्यूटी में, इनकम टैक्स में, कॉर्पोरेट टैक्स में। उसके अलावा जो केंद्र सरकार का बजट होता है हर साल का, उसमें से 30% हिस्सा जो है अकेले इन स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के लिए एलोकेट किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे दो स्टेट्स की डिमांड है दोस्तों, बिहार की और आंध्र प्रदेश की। दोनों के अलग अलग रीजन हैं, है ना, दोनों की अपनी अलग अलग कहानी है। तो क्या रीजन है भैया बिहार के पीछे? इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज। आपको पता है कि बहुत ज्यादा इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज है, इकोनॉमिक चैलेंजेस बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ नहीं है, जॉब की अपॉर्चुनिटीज उतनी ज्यादा हुई नहीं है, तो लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड आज भी बहुत ज्यादा पुअर है। लोग अभी भी बहुत ही बैकवर्ड तरीके से जिंदगी जी रहे हैं अपनी मोस्ट ऑफ द बिहार में। उसके अलावा नेचुरल कैलामिटीज, आपके बरसात के टाइम पे बाढ़ आना, उसके बाद सूखा पड़ना, ये दोनों ही केसेस होती हैं। नदन बिहार आपका बाढ़ से और सदन बिहार आपका सूखे से ग्रसित रहता ही रहता है। उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी होने की वजह से पानी की सप्लाई प्रॉपर नहीं है, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेजेस, इंडस्ट्रीज, ये सारे के सारे इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है कहीं ना कहीं। पॉवर्टी एंड सोशल डेवलपमेंट, 54,000 की पर कैपिटा जीडीपी है, जो कि हमारे नेशनल पर कैपिटा जीडीपी से बहुत कम है। बहुत सारे सिग्निफिकेंट फैमिलीज आज भी पॉवर्टी लाइन के नीचे रह रही हैं। जात पात, कास्टिज्म आज भी बहुत ज्यादा हावी है बिहार के अंदर। ठीक है, फिर फंडिंग फॉर डेवलपमेंट, सीकिंग एससीएस इज आल्सो मींस टू सिक्योर सब्सटेंशियल फाइनेंशियल असिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट अलाउइंग बिहार टू एक्सेस फंड्स रिक्वायर्ड फॉर डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स वगैरह वगैरह। अब भैया बिहार को पैसे की जरूरत है, तो अगर केंद्र सरकार स्टेटस दे देगा तो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट के लिए पैसे की कमी जो है दूर हो जाएगी बिहार की। ठीक है, अब आंध्र प्रदेश की क्यों डिमांड है? क्योंकि आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग किया गया। अब आप कहोगे यार आंध्र प्रदेश तो शुरुआत से था, तेलंगाना नया बना है तो उसको मिलना चाहिए, उसको तो मिल चुका है। लेकिन आप सोचिए कि आंध्र प्रदेश अकेले रिलाइट था हैदराबाद के ऊपर, ज्यादातर इंडस्ट्रीज, ज्यादातर बिजनेसेस आपके हैदराबाद बेस्ड थे। हैदराबाद चला गया तेलंगाना के साथ। अब आंध्र प्रदेश के बाद कोई ऐसा शहर बचा ही नहीं जहां पे बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रखा हो पहले से या बिजनेसेस हो। तो तेलंगाना को तो बल्कि नहीं मिलना चाहिए था एक तरीके से, क्योंकि वहां उनके पास तो हैदराबाद आ गया था। हैदराबाद में इतने बिजनेस, इतनी इंडस्ट्रीज, उनका टैक्स तेलंगाना सरकार के पास जाएगा, तो उनके पास तो फंड की वैसे भी कमी नहीं होने वाली है, लेकिन आंध्र के पास होने वाली है। तो इस वजह से 2014 से लगातार आंध्र प्रदेश इस स्टेटस की डिमांड कर रहा है। ठीक है, अच्छा बिहार में सारे फैक्टर्स हैं जो ये क्राइटेरिया होते हैं ना गैडगिल फॉर्मूला के हिसाब से, इसमें से हिली टेरेन को छोड़ दो तो बाकी सारे आपके क्राइटेरिया आपका ये फुलफिल करता है बिहार। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब कंसर्न्स क्या होते हैं अगर स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दे दिया जाएगा? तो रिसोर्स एलोकेशन, भाई देखिए केंद्र सरकार के पास भी कोई पेड़ तो लगा नहीं है पैसे का, है ना, वो भी भाई जैसे राज्य सरकारें पैसा कमा रही हैं, केंद्र सरकारों का माध्यम अलग है पैसा कमाने का, बट पैसा वो भी किसी ना किसी माध्यम से ही कमा रही हैं, लिमिटेड पैसा ही कमा रही हैं, ऐसा नहीं कि जितना चाहे उतना कमा सकती हैं। तो जब ज्यादातर पैसा वो स्पेशल स्टेटस कैटेगरी के स्टेट्स में लगा देंगी तो बाकी स्टेट्स के साथ पक्षपात हो जाएगा, कहीं ना कहीं बैलेंस करना मुश्किल हो जाएगा। फिर अगर ऐसा हो गया
तो क्या होगा कि जिन स्टेट्स को ये टैग मिल गया है वो हमेशा के लिए डिपेंडेंट हो जाएंगे सेंट्रल असिस्टेंस के ऊपर, है ना। एक होता है ना अपाहिज बना देना किसी को, अगर हम उनको अपने हाल पे छोड़े, कुछ हाँ अलग तरीके की मदद हम करें, वहां पे हम डेवलपमेंटल वर्क्स कराएं, इंडस्ट्रीज को बढ़ावा दें, ये सब करके हम उनको एक तरीके से डेवलप बना सकते हैं। लेकिन अगर हम असिस्टेंस देते रहेंगे लगातार तो क्या होगा, वो खुद से कभी डेवलप हो ही नहीं पाएंगे। उसके अलावा इंप्लीमेंटेशन चैलेंजेस, देखिए दोस्तों, किसी भी देश के किसी भी राज्य के पीछे होने के पीछे बहुत सारे कारण होते हैं, है ना। पीछे होने के पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। इसमें एक एक कारण होता है पैसे की कमी, ये एकलौता कारण नहीं होता है। आपकी ब्यूरोक्रेसी, आपकी पॉलिटिक्स, आपका सामाजिक ताना बाना, ये सारे फैक्टर्स कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करते हैं। इसका मतलब अगर आप ब्यूरोक्रेसी को साफ नहीं करोगे, रेड टेपिज्म को खत्म नहीं करोगे, आप जो है करप्शन को खत्म नहीं करोगे, आप समाज में जो है छुआछूत को या फिर अनटचेबिलिटी को या फिर जात पात को नहीं हटाओगे, तो आप कितना भी फंड ले लो केंद्र सरकार से, ये चीज पॉसिबल नहीं है कर पाना। ठीक है, तो इंप्लीमेंटेशन चैलेंजेस तो तब भी परसिस्ट करेंगे ना। इंप्लीमेंटेशन चैलेंजेस को सुधारने के लिए आपको स्पेशल स्टेटस कैटेगरी की जरूरत नहीं है। आप ऐसा भी कर सकते हो कि पहले आप अपने इंप्लीमेंटेशन चैलेंजेस को दूर कर लीजिए, फिर आप डिमांड करिए, तो क्या पता वो ज्यादा फ्रूटफुल हो फिर, है ना। तो ये सारी बातें हैं आप पे, और वे फॉरवर्ड में भी आप यही सारी बातें लिखेंगे जो मैंने आपको बताया है। आपको मैंने एक होलिस्टिक पिक्चर यहाँ पे क्रिएट करके दी है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के बारे में, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए भाई अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट अग्निपथ स्कीम। अग्निपथ स्कीम के बारे में दोस्तों दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, इनकरेक्ट कौन सा ये आपको बताना है। जो अग्निवीर की स्कीम है अग्निपथ में एनरोल करने के लिए, वो 17.5 से 21 साल है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा कि अगर किसी भी अग्निवीर को डिसेबिलिटी हो जाती है तो उसको 54 लाख रुपए तक का कंपनसेशन मिलेगा, है ना। 54 लाख रुपए तक का, ये नहीं कि 54 लाख का ही मिलेगा। अब डिपेंडिंग अपॉन द लेवल ऑफ डिसेबिलिटी, अब किसी का मान लीजिए एक हाथ टूटा है, किसी के दोनों हाथ टूट गए, या किसी के हाथ पैर दोनों टूट गए, मतलब अलग अलग तरीके की डिसेबिलिटी है ना। अब जिसका एक हाथ टूटा है वो कंपैरेटिवली ज्यादा बेनिफिट में है जिसके दोनों हाथ बेचारे के टूट गए, है ना, तो उसको ज्यादा कंपनसेशन की जरूरत है। तो डिपेंडिंग अपॉन द लेवल ऑफ डिसेबिलिटी कंपनसेशन दिया जाता है, और वो 54 लाख तक हो सकता है मैक्सिमम। इनकरेक्ट आपको बताना है। अब यहाँ पे देखिए लगातार कांग्रेस ने, समाजवादी पार्टी ने, पूरे के पूरे अपोजिशन ने अग्निवीरों की समस्याओं का हवाला देते हुए अग्निपथ स्कीम को बहुत बड़ा स्कैम बताया, एक घोटाला बताया, या फिर ये बताया कि देश के ऊपर कलंक है, ये वगैरह वगैरह। और अभी एक दो दिन पहले ही आपकी संसद में जो सेशन चल रहा है उसमें राहुल गांधी ने बोल दिया कि आपने कंपनसेशन नहीं दिया, तो राजनाथ सिंह ने, जो कि रक्षा मंत्री, उन्होंने उठ करके बयान दिया कि हमने 2 करोड़ का कॉम्पनसेशन दिया है। ये सारी बातें हुई हैं, तो लगातार न्यूज में है ये, ठीक है। अभी भी एक जो है अग्निवीर की डेथ हुई है लैंडमाइन ब्लास्ट में, तो उसके फैमिली को 1,65,00,000 का मुआवजा देने की बात करी गई है। तो भाई देखिए यहाँ पे राहुल गांधी बैठे हुए मिलने के लिए गए, एलओपी हमारे देश के इस समय ये, तो ये सारी बातें हैं। अब अग्निपथ स्कीम के बारे में आपको फैक्चुअल बातें ध्यान रखनी है। पहली बात, 2022 में लॉन्च करी गई थी। अग्निपथ स्कीम क्या है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम है 2022 में, जिसको लॉन्च किया गया था आर्म्ड फोर्सेज में रिक्रूटमेंट के लिए। उसमें कहा गया था कि ऑफिसर के नीचे की जो रैंक होती है उसमें हम यंगर फिटर ट्रूप्स को डिप्लॉय करने के लिए ये अग्निवीर स्कीम लेकर के आए हैं, अग्निपथ स्कीम लेकर के आए हैं। 4 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे 17.5 साल से 21 साल के युवाओं को भर्ती किया जाएगा, और उन्हीं को हम बोलेंगे अग्निवीर, ठीक है। लड़कियों को भी इसमें एंट्री के लिए अलाउ किया गया, बट उनके लिए कोई अलग से रिजर्वेशन नहीं है। बात क्लियर हो गई। द रिक्रूटमेंट स्टैंडर्ड विल रिमेन द सेम एंड रिक्रूटमेंट विल बी डन ट्वाइस अ ईयर थ्रू रैलीज। साल में 2 बार, जिसको हम बोलते हैं एक तरीके से जो आपके गांव देहात के लोग तैयारी कर रहे हो तो कहते हैं कि दौड़ होने वाली है आर्मी के लिए, है ना, जिसको रैलीज बोलते हैं, तो उसके जरिए रिक्रूटमेंट किया जाएगा आपका साल में 2 बार। अगर किसी अग्निवीर की डेथ हो जाती है, वो शहीद हो जाता है, हालांकि शहीद का दर्जा हमारे देश की सरकार नहीं देती है, लेकिन ये एक अनऑफिशियल टर्म है शहीद हो जाना, जो हम सम्मान में यूज करते हैं, ठीक है। इफ दे डाई ऑन ड्यूटी देयर फैमिली रिसीव्स अ लमसम अमाउंट ऑफ 1 करोड़ इंक्लूडिंग द सेवा निधि पैकेज एंड फुल पे फॉर द पीरियड विच द सोल्जर कुड नॉट सर्व, ठीक है। 4 साल के लिए कहा गया था, 4 साल में उसको स्टाइपेंड मिलेगा लगातार हर महीने। तो जितने टाइम उसने सर्व किया, मान लीजिए कोई 1 साल सर्व करके शहीद हो गया, तो बचे हुए 3 साल में जो उसको स्टाइपेंड मिलने वाला था वो, उसके अलावा 1 करोड़ तक का लमसम अमाउंट उसको, उसकी फैमिली को दिया जाएगा, ठीक है। अगर कोई अग्निवीर डिसेबल हो गया है तो उसको 44 लाख रुपए तक का कॉम्पनसेशन दिया जाएगा डिपेंडिंग अपॉन देयर लेवल ऑफ डिसेबिलिटी, ठीक है। अनलाइक सोल्जर्स इन रेगुलर सर्विस अग्निवीर डू नॉट ड्रॉ पेंशन ऑन पोस्ट रिटायरमेंट। ये बात यहाँ पे देखिए, और ये कहीं ना कहीं विवाद का मुद्दा भी है, क्योंकि देखिए जो आप कभी भी डिफेंस बजट को एनालाइज करेंगे ना, तो हमारी सरकारों का जितना पैसा डिफेंस का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में, नई नई मिसाइलें बनाने में जाता है, उससे ज्यादा पैसा पेंशन देने में, सैलरी देने में जाता है, ठीक है। तो एक कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के ऊपर बोझ कम करने के लिए लाया गया था कि भैया हम 4 साल के लिए अग्निवीर को लेकर के आएंगे,
और 25 साल तक हम उनको रिहा कर देंगे, 25 साल तक वो सर्व करें, उसके बाद उनके पास पूरा करियर पड़ा हुआ है। जब वो आर्मी में सर्व करके जाएंगे तो पहली बात तो ज्यादा डिसिप्लिन होंगे, उनकी समाज में गुडविल होगी, तो उनको जॉब मिलने में भी और किसी जॉब में भी आसानी रहेगी, है ना। प्लस उनके पास 4 साल का एक तरीके से एक्सपीरियंस होगा आर्मी में काम करने का, जिसका वो यूज करके किसी भी इंडस्ट्री में बढ़िया से काम करेंगे। अब बातें सारी पेपर पे तो अच्छी होती हैं, बट वो प्रैक्टिकली कैसे लोग ले रहे हैं वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। अब बहुत से ऐसे लोग हैं जो इसका खुल के समर्थन करते हैं, उनके लिए बहुत एक बून की तरह है ये स्कीम, उनकी जिंदगी बदल दी इस स्कीम ने। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं इससे सफर कर रहे हैं। क्यों सफर कर रहे हैं? क्योंकि इससे क्या होगा कि आर्मी में जो नॉर्मल रिक्रूटमेंट होता था पहले परमानेंट वाला, वो कम हो जाएगा अब, है ना। तो कोई इंसान अगर जिंदगी भर के लिए आर्मी में अपना करियर बनाना चाहता है तो उसके लिए शायद दरवाजे या अपॉर्चुनिटीज अब कम हो गई हैं, क्योंकि जितने भी अग्निवीर होंगे उसमें से 25% ऐसे होंगे जो आर्मी में रिटेन किए जाएंगे फुल टाइम के लिए, और फिर जब वो रिटायर होंगे तब उनको पेंशन वगैरह या बाकी की जो चीजें होंगी वो उनको दी जाएंगी जो नॉर्मली दी जाती है। ठीक है। अब इसका मतलब, इसका मकसद जो है सरकार के लिए कुछ और है, लोगों के लिए कुछ और है, यही सब बातें यहाँ पे बताई गई हैं। ठीक है। The Agnipath scheme, beyond reducing the armed forces wage and pension bill, aims to ensure a youthful profile for the forces. अभी क्या हमारे आर्म फोर्सेस की जो एवरेज एज है वो 32 साल है, लेकिन अग्निपथ एक बार फुल फ्लेजली आपकी इंप्लीमेंट हो जाएगी तो ये एवरेज एज आपकी 26 साल हो जाएगी, यानी कि ज्यादा यूथफुल आर्मी हमारी होगी। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। The government also argues that Agniveers, after completing their service, will positively contribute to civil society with their skills, discipline and education. बात समझ में आ गई। अब इसका अपोजिशन क्यों हो रहा है? अपोजिशन इसलिए हो रहा है क्योंकि भैया परमानेंट कमीशन कम लोगों को किया जा रहा है, यानी कि आर्मी एक तरीके से एड हॉक बेसिस पे चलेगी अब, ऐसा अपोजिशन वालों का कहना है। ठीक है। उसके अलावा बहुत सारे लोगों ने कहा है कि जो आपके अपोजिशन के लीडर हैं उन्होंने राष्ट्रपति को एक तरीके से चिट्ठी लिखी और कहा कि एक तरीके से जो समाज में छवि है ना, या जो सरकार के बेनिफिट्स हैं उसमें डिस्क्रिमिनेशन है। अगर मान लीजिए 2 लोग मार्टियर हुए हैं, 2 लोग शहीद हुए हैं, एक परमानेंट सोल्जर था, है ना, और एक अग्निवीर था, तो अपोजिशन का ये कहना है कि सरकार जिस तरीके से ट्रीट कर रही है दोनों को, जिस तरीके का सम्मान दे रही है, उसमें जमीन आसमान का अंतर है, डिस्क्रिमिनेशन हो रही है यहाँ पे अग्निवीर के साथ। ठीक है, ये सारी बातें यहाँ पे बोली गई हैं, तो ये आपके ड्रॉबैक्स हैं या फिर अपोजिशन है, तो आपको ये सारी बातें पता होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन में दोस्तों हम बढ़ेंगे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट कैबिनेट कमिटीज इन इंडिया। अभी हाल फिलहाल में नई कैबिनेट कमिटीज का गठन किया गया, 3 स्टेटमेंट यहाँ पे दिए हुए हैं, आपको बताना है कि कौन से स्टेटमेंट सही है। दे फैसिलिटेट एन इन डेप्थ एग्जामिनेशन ऑफ पॉलिसी इश्यूज एंड इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन। दे आर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल इन एमरजेंस। All committees except Cabinet Committee on Accommodation and Cabinet Committee on Political Affairs are headed by the Prime Minister. अब आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो न्यूज को देखने से पहले हम पहले इसका स्टैटिक पोर्शन देख लेते हैं। आपकी टोटल 8 कैबिनेट कमेटियां होती हैं। देखिए पहली बात तो दे आर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल इन इमरजेंसी, यानी कि इसका जिक्र कहीं भी संविधान में नहीं है। ठीक है, ये रूल्स ऑफ बिजनेस ने इनके बारे में कहा था कि ये बनानी है हाउस के अंदर। प्राइम मिनिस्टर जो है ये कमिटीज बनाता है और सबको उनका फंक्शन असाइन करता है। वो चाहे तो और कमिटीज बना सकता है, वो चाहे तो इन कमिटीज को भी कम कर सकता है फर्दर। ठीक है, इनका बेसिकली पर्पस क्या होता है कि कैबिनेट का वर्कलोड कम करना। देखिए आग 8 अलग अलग फील्ड की कमेटी बनी है, तो जब मान लीजिए पार्लियामेंट्री अफेयर्स के ऊपर कोई डिसीजन लेना है या कुछ डिस्कशन करना है तो उसमें भी कैबिनेट को बुलाएं। आप सिक्योरिटी पे कोई डिस्कशन करना है तो उसमें भी कैबिनेट को बुलाएं। इससे बेहतर है कि आप इन सारे मुद्दों के लिए कमेटी बनाइए, वो लोग डिस्कशन करें और फाइनल करके अपना सारा रिसर्च वगैरह करके एक ओपिनियन फुल कैबिनेट के सामने रख दें, तो डिसीजन मेकिंग काफी फास्टर हो जाएगी, वर्क का बर्डन, काम का बोझ कम हो जाएगा। ठीक है, और कहीं ना कहीं इन डेप्थ एग्जामिनेशन हो पाएगा पॉलिसी के इश्यूज का। बात समझ में आ गई यहाँ पे आपको? चलिए, तो ये आपका, अब हालांकि ऐसा नहीं कि इन्होंने जो आपका प्रपोजल रखा है या इन्होंने जो इश्यूज रिजॉल्व किए हैं वो कैबिनेट को मानने ही मानने, कैबिनेट चाहे तो उससे मना भी कर सकता है। ठीक है, अब 8 कैबिनेट कमिटीज होती हैं। ठीक है, अपॉइंटमेंट कमेटी होती है अकोमोडेशन की, इकोनॉमिक अफेयर्स की, पार्लियामेंट्री अफेयर्स की, पॉलिटिकल अफेयर्स की, सिक्योरिटी की, इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ की, एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट की। अब इनमें से जो अकोमोडेशन और पार्लियामेंट्री अफेयर्स हैं, इनके अलावा बाकी की 6 की 6 आपकी जो कमिटीज हैं उनका हेड देश का प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, बाकी दोनों के हेड अलग अलग होते हैं, वो भी हम देखेंगे। तो यहीं से आपके क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। पहली बात तो ये है कि ये तो सही है ना, ये भी सही है, लेकिन ये गलत हो गया। ये पॉलिटिकल अफेयर्स नहीं, पार्लियामेंट्री अफेयर्स होगा। पॉलिटिकल अफेयर्स का हेड तो प्राइम मिनिस्टर ही होता है। तो पूछा था करेक्ट, तो ऑप्शन नंबर ए 1 और 2 ओनली आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं अब न्यूज क्या है। अब नई कमेटी बन गई है। अब नई कमेटी के चेयर कौन है, उसके मेंबर्स कौन है, ये देखना है। मेंबर्स तो इंपॉर्टेंट नहीं होता, चेयर इंपॉर्टेंट होता है। तो आप जितना मैंने येलो से हाईलाइट किया इसको एक बार खुद से रीड कर लेंगे। ये आपको पहले रीड करना है, उसके बाद ये रीड करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, यानी कि ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है,
ये नंबर 3 है, ये नंबर 4 है, क्योंकि क्रॉप करके इमेज लगाई गई है ना, तो थोड़ा सा आगे पीछे है ये। बात क्लियर है? चलिए भाई, तो यहाँ पे जो आपकी दो कमिटीज हैं जिनके हेड आपके प्राइम मिनिस्टर नहीं होते हैं, जैसे कि आपकी अपॉइंटमेंट्स कमेटी के भी हेड प्राइम मिनिस्टर हैं। पार्लियामेंट्री अफेयर्स के आपके हेड कौन है? राजनाथ सिंह। ठीक है, राजनाथ सिंह इसके हेड हैं, जो कि इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर हैं, वो पार्लियामेंट्री अफेयर्स कमेटी के हेड होंगे। ठीक है, पॉलिटिकल अफेयर्स के हेड अगेन मोदी जी होंगे, प्राइम मिनिस्टर होंगे। उसके बाद अगर देखें हम एकोमोडेशन कमेटी के हेड आपके गृह मंत्री अमित शाह हैं। बाकी सारी की सारी कमेटीज के हेड कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। यानी कि ये जो आपकी एकोमोडेशन कमेटी है, इसके हेड अमित शाह हैं, गृह मंत्री, और जो आपके पार्लियामेंट्री अफेयर्स है, इसके हेड आपके राजनाथ सिंह है, यानी कि रक्षा मंत्री। बात समझ में आ गई? चलिए आगे देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट फ्रेंच पॉलिटिकल सिस्टम। फ्रेंच पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में 3 स्टेटमेंट दिए हुए, उसका आपको आंसर देना है। फ्रांस में सेमी प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट फॉलो होती है। देखिए, एक होती प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एक होती पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। प्रेसिडेंशियल में प्रेसिडेंट को सीधे जनता इलेक्ट करती है, और वहां पे लेजिस्लेचर का पार्ट आपका प्रेसिडेंट नहीं होता है, वो सिर्फ एग्जीक्यूटिव का पार्ट होता है, यानी कि वो कानून को इम्प्लीमेंट करता है, बनाने में राष्ट्रपति का कोई योगदान नहीं होता है। जबकि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है? जनता राष्ट्रपति को नहीं, जनता प्रधानमंत्री को चुनती है, और प्रधानमंत्री आपका एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर दोनों का हिस्सा होता है। ठीक है, और इन दोनों के बीच में जो आपका निकल के आता है, वो आपका आता है सेमी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो फ्रांस यही फॉलो करता है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। फ्रांस की पार्लियामेंट में 577 सीटें हैं, जिसमें से 13 सीटें ओवरसीज सिटीजन की हैं, और 11 कॉन्स्टिट्यूंसीज फ्रेंच सिटीजन अब्रॉड की हैं। ठीक है, मतलब जो आपके ओवरसीज डिस्ट्रिक्ट्स हैं बेसिकली फ्रांस की, आपको पता है कि फ्रांस के बहुत सारे आइलैंड्स हैं इंडियन ओशन में, बाकी जगहों पे, तो वहां पे जो फ्रांस के डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो वहां पे भी 13 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, और जो आपके फ्रेंच सिटीजन बाहर रह रहे हैं वो 11 कॉन्स्टिट्यूंसीज को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे लिखी हुई है। आपको हैबिटेशन इज वेयर द प्रेसिडेंट इज पार्ट ऑफ वन पार्टी एंड पार्लियामेंट इज रूल्ड बाय अ पार्टी नॉट ऑफ द प्रेसिडेंट्स। ठीक है, तो ये 3 स्टेटमेंट आपको कुछ भी समझ में नहीं आया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि अभी तक आपने पढ़ा नहीं है। अब आगे इसको हम देखेंगे, जस्ट अ सेकेंड। चलिए भाई, तो अब ये आपका आज के पेपर में फुल पेजर द हिंदू में आर्टिकल आया है। ठीक है, एन ओवरव्यू ऑफ फ्रेंच इलेक्शंस। अब मैंने इसको बहुत छोटा कर दिया है, क्योंकि मुझे पूरी फोटो लेनी थी यहाँ पे, है ना। लेकिन यहाँ पे जो लिखा है भाई, आप यकीन मान के चलिए, इधर भी आपका वही लिखा हुआ है, आपको कुछ भी छूटेगा नहीं। तो हुआ क्या था कि अभी फ्रांस के जो आपके राष्ट्रपति हैं, इमैनुअल मैक्रोन साहब, जो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री के काफी अच्छे दोस्त भी हैं, और वहां की सेंट्रिस्ट पार्टी के हैं। देखिए, पॉलिटिक्स 3 तरीके से होती है, एक लेफ्ट ओरिएंटेड होती है, एक राइट ओरिएंटेड होती है, और एक सेंट्रिस्ट आपकी पॉलिटिक्स होती है। लेफ्ट वाले कम्युनिज्म सोशलिज्म में बिलीफ रखते हैं, सारे रिसोर्सेज को इक्विटेबल तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना, ज्यादा प्राइवेट सेक्टर का रोल ना होना। जबकि राइट विंग वाले क्या कहते हैं? वो नेशनलिज्म की भावना पे आगे बढ़ते हैं, है ना, कि राष्ट्र सबसे पहले है, वो कैपिटलिज्म को प्रमोट करते हैं कहीं ना कहीं, और सेंटर वाले दोनों की बातों को लेकर के चलते हैं। ठीक है, तो इमैनुअल मैक्रोन साहब जो हैं, वो फ्रांस की पॉलिटिक्स में सेंटर को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने 9 जून को अनाउंस कर दिया कि भैया ये पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर रहे हैं 3 साल पहले ही। अभी 2 साल पहले चुनाव हुए थे, लेकिन किसी को क्लियर मेजोरिटी नहीं आई थी, गठबंधन सरकारें चल रही थी, तो इन्होंने डिसॉल्व कर दिया और कहा कि दोबारा से इलेक्शन हो, है ना। और यहाँ पे जो आपके मिड टर्म में इलेक्शन होते हैं ना, उसको हम स्नैप इलेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्नैप इलेक्शन या फिर स्नैप पोल्स। तो स्नैप इलेक्शन अनाउंस कर दिए कि भैया हम वापस से चुनाव लड़ेंगे, और फुल मेजोरिटी की सरकार बननी चाहिए इस बार। अच्छा, अब ये तो कहने सुनने की बातें होंगी, इसके पीछे रीजन क्या था कि जो आपकी राइट विंग पार्टी है आपकी फ्रांस की, जो अल्ट्रा राइट पार्टी है ना, जिसके नेता ये भाई साहब हैं, ठीक है, ये भाई साहब उसके नेता हैं, ये इमैनुअल मैक्रोन है आपके। ठीक है, तो जो फार राइट पार्टी है वो काफी पॉपुलर हो रही थी। अभी यूरोपियन पार्लियामेंट को लेकर के इलेक्शन हुए, वहां पे बहुत ही बुरी तरीके से हारना पड़ा है इमैनुअल मैक्रोन की पार्टी को, आपकी राइट विंग वाली पार्टी से, फ्रांस की राइट विंग वाली पार्टी से। तो उनको ये लग रहा है कि उनकी पॉपुलैरिटी को क्रश करने का यही तरीका है कि हम समय से पहले चुनाव अनाउंस कर दें, और कैसे भी करके हम जीत जाए, तो राइट विंग वालों की पॉपुलैरिटी अपने आप कम हो जाएगी, इस वजह से उन्होंने चुनाव को अनाउंस कर दिया। ठीक है, चलिए, अब एक फेज के इलेक्शन हो चुके हैं, दूसरे फेज के इलेक्शन आपके 7 जुलाई को होने हैं। अब ये सब हम पढ़ क्यों रहे हैं? क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन आपका प्रीलिम्स में आ सकता है। ठीक है, किस तरीके से चुनाव होते हैं, कुछ फैक्चुअल बातों के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। देखिए, 577 सीटें हैं फ्रांस की पार्लियामेंट में, 13 ओवरसीज डिस्ट्रिक्ट्स हैं, और 11 कॉन्स्टिट्यूंसीज है, जिसको फ्रांस के वो लोग जो बाहर रह रहे हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं। अगर किसी को एब्सोल्यूट मेजोरिटी चाहिए पार्लियामेंट में, तो उसको 289 सीट्स जीतनी पड़ेंगी। लगभग लगभग हमारे देश की परिस्थिति के करीब है काफी। हमारे 543 सीटें हैं, 272 पे मेजोरिटी हो जाती है, यहाँ पे 577 सीटें हैं, 289 पे मेजोरिटी हो जाती है। अब यहाँ पे इलेक्शन 2 फेज में होता है। ठीक है, जब पहले फेज में इलेक्शन होता है तो सारे के मतलब वो एक तरीके से यूपीएससी का प्रीलिम्स और मेंस होता है ना,
कि प्रीलिम्स खाली क्वालिफाइंग होता है और मेंस आपका मेरिट बेस्ड एग्जाम होता है। अगर आपने पहले क्वालिफाई कर लिया है तभी आप मेंस में बैठ पाओगे, नहीं क्वालिफाई कर पाओ तो मेंस में बैठ नहीं पाओगे। वही यहाँ पे भी है, जो पहले फेज का इलेक्शन होता है उसमें सारे के सारे कैंडिडेट्स को 12.5% के आसपास से वोट मिलने चाहिए। मतलब जितने भी वोट पड़े हैं, मान लीजिए 100 में 200 में से 100 लोग वोट देने के लिए आए, तो उसमें से 12.5% वोट मिलने चाहिए किसी इंसान को, किसी कैंडिडेट को, वही आगे इलेक्शन लड़ सकता है। अगर किसी भी कैंडिडेट को 12.5% से कम वोट मिलते हैं तो वो सेकंड राउंड में इलेक्शन नहीं लड़ पाएगा, वो पहले ही एलिमिनेट हो जाएगा आपको, यानी कि प्री से बाहर हो जाएगा, मेंस नहीं दे पाएगा। लेकिन अगर ऐसा हो, अब यहां पे थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है यूपीएससी और फ्रांस में। क्या डिफरेंस आता है कि अगर कोई 50% से ज्यादा वोट ले लेता है पहले ही राउंड में, पहले ही फेज में, तो उसको दूसरे फेज के इलेक्शन लड़ने की जरूरत ही नहीं है, वो अपने आप ऑटोमेटिकली जीता हुआ मान लिया जाएगा वो कैंडिडेट। ऐसा लगे यूपीएससी में नहीं होता, प्रीलिम्स में 200 भी ले आओगे तब भी आपको यूपीएससी ऐसा नहीं है किसी तो क्वालिफाई करवा देगा। ठीक है, यही बात यहाँ पे लिखी हुई है। और अगर नहीं मिलते हैं 50% से ज्यादा वोट और 12.5 से ज्यादा मिल जाते हैं तो वो नेक्स्ट राउंड में इलेक्शन लड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो 2024 के इलेक्शन हो रहे हैं जिनको हम स्नैप इलेक्शंस बोल रहे हैं, वो 3 वे बैटल है। एक तरफ आपके राइट विंग वाले हैं, है ना, दूसरी तरफ आपके न्यू पॉपुलर फ्रंट है, द लेफ्ट विंग कोलिशन विच इंक्लूड्स द सोशलिस्ट, द ग्रीन्स, द कम्युनिस्ट, द फ्रांस अनबोर्ड एंड एनसेम्बल विच इज मिस्टर मैक्रॉन्स ब्लॉक। ठीक है, तो मिस्टर मैक्रॉन जो है वो आपके एनसेम्बल ब्लॉक को बिलोंग करते हैं। फिर आपका एक लेफ्ट ब्लॉक है, फिर आपका एक राइट ब्लॉक है, 3 ब्लॉक है जिनके बीच में इलेक्शन हो रहे हैं। ये एनसेम्बल ब्लॉक आपके मैक्रॉन साहब का, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, इसमें बिल्कुल लापरवाही नहीं करनी है। ठीक है, अब हुआ क्या है, राइट विंग इस समय बहुत पॉपुलैरिटी पे है, क्यों? क्योंकि फ्रांस में कल्चरल क्लैशेस की बात हो रही है। ठीक है, इस्लाम को लेकर के बहुत ज्यादा वहां पे एक तरीके से फोबिया है, इस्लामोफोबिया जिसको बहुत लोग बोलते हैं, अब फोबिया कहें जो भी कहें, वहां पे है ये चीज। ठीक है, कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज्यादा बढ़ गई है मैक्रोन के रिजीम में। ठीक है, मैक्रॉन्स अनपॉपुलर पॉलिसी सच एज इंक्रीजिंग द एज ऑफ रिटायरमेंट, उन्होंने रिटायरमेंट की एज बढ़ा दी है, तो ये भी काफी एक अनपॉपुलर पॉलिसी थी उनकी, जिसकी वजह से जनता नाराज है उनसे। इसकी नाराजगी का सबूत ये है कि फ्रांस की पार्लियामेंट में पहले 7 सीटें थी राइट विंग के पास, 2022 के चुनाव में 89 सीटें आ गई थी, और इस बार उम्मीद है 240 से 300 के बीच में सीटें आ सकती हैं, यानी कि मेजोरिटी मिल सकती है इस बार इनको। ठीक है, फिर जो प्रेसिडेंट है राइट विंग के और इनके जो प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट है जिनको हम बोलते हैं जॉर्डन बर्डेला, जिनकी फोटो लगी हुई है, काफी यंग है ना, जॉर्डन बर्डेला। तो इन्होंने क्या कहा है कि भैया हम किसी और के साथ अलायंस नहीं करेंगे, हम अकेले इलेक्शन लड़ेंगे, और हम प्रेसिडेंट के इलेक्शन बन के नहीं रहेंगे, आपके प्रेसिडेंट के असिस्टेंट बन के नहीं रहेंगे, बल्कि हम कोहैबिटेशन प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, जो कि फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन बताता भी है कि आप बन सकते हो। अब ये कोहैबिटेशन प्राइम मिनिस्टर क्या होता है? कोहैबिटेशन इज वेयर द प्रेसिडेंट इज पार्ट ऑफ वन पार्टी एंड पार्लियामेंट इज रूल्ड बाय द पार्टी ऑफ अनदर ऑफ नॉट अ प्रेसिडेंट हियर, है ना। मतलब कुल मिलाकर क्या है कि जो प्रेसिडेंट है वो मान लीजिए बीजेपी का है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर आपका कांग्रेस का है, या प्राइम मिनिस्टर आपका बीजेपी का है, प्रेसिडेंट आपका कांग्रेस का है। इस तरीके की जो चीजें होती हैं उसको हम बोलते हैं कोहैबिटेशन। इसके लिए फ्रांस में अलग से टर्म दिया गया, जरूरी नहीं कि जिस पार्टी का प्रधानमंत्री चुना जाए उसी पार्टी का राष्ट्रपति भी चुना जाए, क्योंकि वहां पे राष्ट्रपति को भी जनता सीधे वोट करती है, प्रधानमंत्री को भी करती है, दोनों अलग अलग पार्टी के भी हो सकती है, इसी को हम बोलते हैं कोहैबिटेशन। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो अब आप इस क्वेश्चन पे अगर आप आओगे तो आपको क्या मिलेगा? पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट सही है, और तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। कितने स्टेटमेंट सही है पूछा था? ऑल 3 आर करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑल 3 आर करेक्ट। चलिए भाई अगले न्यूज पे बढ़ेंगे, सेना स्पेक्टेबिलिस के बारे में। ये किस टाइप की स्पीशी है दोस्तों? की स्टोन स्पीशी है, इन्वेजिव स्पीशी है, फ्लैक्सिव स्पीशी है, या फिर एंडेंजर्ड स्पीशी है? अब इन सारी स्पीशीज का मतलब क्या होता है, ये अगर आप में से किसी को पता है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करके आप बता सकते हैं, नहीं तो आपका आज का होमवर्क है, आपको ये पता करना है कि कीस्टोन स्पीशी क्या होती है, इन्वेजिव स्पीशी क्या होती है, फ्लैक्सिव स्पीशी क्या होती है, एंडेंजर्ड स्पीशी क्या होती है। ठीक है, अब हुआ क्या है कि वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि केरला में है, वहां पे इस आपका स्पीशी को साफ किया जा रहा है, किसको? सेना स्पेक्टेबिलिस को। ठीक है, तो उसको साफ करने को लेकर के ट्रांसपेरेंसी की मांग करी गई है फॉरेस्ट के डिपार्टमेंट से। अब देखिए कितना खूबसूरत पेड़ है, ये आपको फोटो में देखिए कितना ही ज्यादा प्यारा लग रहा है, तो इसको साफ करने की, इसको इरेडिकेट करने की बात क्यों हो रही है? क्योंकि दोस्तों ये आपकी एक इन्वेजिव एलियन स्पीशीज है ना। आइए देखते हैं इसके बारे में। इन्वेजिव एलियन स्पीशीज बेसिकली वो स्पीशी होती है जो उस पर्टिकुलर इकोसिस्टम की नहीं होती है, कहीं बाहर से आती है और आकर के उस पूरे इकोसिस्टम पे कब्जा कर लेती है। इसकी वजह से वहां के जो लोकल बायोडाइवर्सिटी है, जो लोकल पेड़ पौधे हैं वो सफर करते हैं, वो उस तरीके से सस्टेन नहीं कर पाते हैं, है ना। इसी वजह से इन्वेजिव एलियन स्पीशीज को हटाने के पीछे काम किया जाता है आपका बहुत ज्यादा। ठीक है, it is the species of the legume family, it is a medium size to big tree native to south and central america। अब ये कहाँ की नेटिव है? साउथ अमेरिका और सेंट्रल अमेरिका के लिए नेटिव है। ठीक है, ऑर्नामेंटल प्लांट भी है, ब्राइट येलो फ्लावर्स होते हैं, फोटो में आपने देख ही लिया है, बहुत तेजी से ग्रो करती है ये।
खासतौर से डीप सॉइल में, और फायर और टर्माइट रेजिस्टेंट होती है, यानी कि अगर इसमें आप आग भी लगा दोगे, अगर आसपास से टर्माइट भी लग जाएंगे तो ये जल्दी उससे खराब नहीं होगी स्पीशीज, ठीक है। फिर बहुत ज्यादा जो एसिडिक सॉइल होती हैं उसको भी टॉलरेट कर ले जाते हैं ये वाले पेड़ पौधे, ठीक है। तो ये सारी इसकी खासियतें हैं। इसको फ्यूल वुड के तौर पे यूज किया जाता है, ऑर्नामेंट के तौर पे यूज किया जाता है, एग्रो फॉरेस्ट्री वगैरह में शेड के तौर पे। एग्रो फॉरेस्ट्री क्या होता है, जब आपका एग्रीकल्चर भी किया जाता है, क्रॉप्स भी लगाए जाते हैं और साथ ही साथ पेड़ भी लगाए जाते हैं। ज्यादातर ये पेड़ जो है क्रॉप्स को छाया देने के लिए लगाए जाते हैं, इसी को हम एग्रो फॉरेस्ट्री बोलते हैं। तो वहां पे भी आपका इसका यूज हो सकता है, ठीक है। हालांकि इसको इंडिया में क्लासिफाई कर दिया गया है इन्वेजिव एलियन स्पीशी, यानी इन्वेजिव यानी कि जो घुसपैठ करके आ गई है, एलियन यानी कि जो बाहर की है, ठीक है। इंडिया में लाई क्यों गई थी, क्योंकि हमें कॉफी को एक तरीके से शेड देना था, है ना कोई ट्री लगा करके कॉफी को शेड देना था। इसके अलावा हमने फ्यूल वुड के लिए इसको इकट्ठा, फायर वुड के लिए इकट्ठा किया था कि भैया इसको लेकर के आएंगे, जलाएंगे, है ना, फायर वुड के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। लेकिन ये कहीं ना कहीं दिक्कत में आ गई क्योंकि ये बढ़ती जा रही है लगातार। इसको आईयूसीएन की रेड लिस्ट में लीस्ट कंसर्न का कैटेगरी दे रखा है। वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में आप पढ़ लीजिएगा खुद से, कोई इसमें इंपॉर्टेंट बात नहीं है। केरला में है, वेस्टर्न घाट में, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा भी है। एक तरफ इसका नागरहोल और बंदीपुर है कर्नाटका में आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क, और एक तरफ आपका तमिलनाडु में मुद्दुमलाई है ना। ये सारी बातें यहाँ पे कुछ ट्राइब रहती है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों। कौन सी है, पनियास, फिर कट्टुनाइकंस, फिर कुरुमास, फिर उरालीस, फिर अधियांस, फिर कुर्चियास, है ना, कुर्चियास। ये सारे आपके क्या हैं, ट्राइबल लोग हैं जो कहाँ पे रहते हैं, इसी वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में रहते हैं। बाकी यहाँ पे कौन से पेड़ पौधे पाए जाते हैं एक बार आप इसकी रीडिंग खुद से कर लेंगे। आंसर पे चलो तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, इन्वेजिव स्पीशीज, ठीक है। चलिए अगले न्यूज, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। मैत्री एक्सरसाइज इंडिया और किस कंट्री के बीच में हुई है। अच्छा, यहाँ पे ये नहीं पूछा है कि किस कंट्री के बीच में हुई है, यहाँ पे पूछा गया है कि जिस कंट्री के साथ हुई है इंडिया की मैत्री एक्सरसाइज, वो इनमें से किस एरिया को बिलोंग करती है। अब होता क्या है कि कई बार आप ऊपर ऊपर से पढ़ के चले गए, वहां पे यूपीएससी में आपने क्वेश्चन देखा, आपने ऑप्शन में देखा थाईलैंड नाम दिया हुआ था, तो आपका दिमाग काम कर जाएगा कि अच्छा हाँ पढ़ा तो था, तो वो आप कर लोगे। अब यूपीएससी क्या करेगा आने वाले टाइम में, वो ये नहीं चाहेगा कि आप इस तरीके से एक बार पढ़ के सब कॉन्शियस के दम पे यूपीएससी से एग्जाम क्वालिफाई कर लो। तो वो क्या देखेगा कि आपने अच्छे से पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है ना। तो वैसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन देगा। अब जिसको थाईलैंड पता है उसको ये जानने में आश्चर्य नहीं होगा कि भैया ये साउथ ईस्ट एशिया की जो है कंट्री है थाईलैंड, लेकिन यहाँ पे ये तो नहीं लिखा ना कि थाईलैंड के साथ ही मैत्री एक्सरसाइज होती है, तो ये आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो ये इस बार कहां पे हो रही है दोस्तों, ये इस बार थाईलैंड में हो रही है। कहां पे, वचीरा प्राकन, जो कि टाक प्रोविंस में है, टक प्रोविंस में, कहां की, थाईलैंड की। आखिरी बार 2019 में ये उमरोई मेघालय में हुई थी। इतनी बात आपको ध्यान रखनी, बाकी मकसद सारा वही है कि इंटरऑपरेबिलिटी बढ़ाना, ठीक है, एक दूसरे की ट्रेनिंग करना, बेस्ट प्रैक्टिसेस को आपका एक तरीके से कोलैबोरेट करना, शेयर करना, ये सारी चीजें जो है इसके पर्पस होते हैं, इसको आपको पता ही है। एक बार रीडिंग आपको जरूर करनी है इसकी। आगे बढ़ेंगे, जिंक के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। जिंक के बारे में क्या स्टेटमेंट दिया हुआ है, इट इज अ सिल्वरी ब्लू ग्रे मेटल with a relatively high melting and boiling point. The largest consumer of zinc is the galvanizing industry. India has self sufficiency in the respect of zinc. कौन सा इनकरेक्ट है ये आपको बताना है। बेसिकली हुआ क्या है कि अभी एक रिपोर्ट आई है जिसमें ये पाया गया कि जिंक जो है लेग्यूम प्लांट को एक तरीके से मजबूत बनाते हैं, उनको क्लाइमेट चेंज के प्रति टॉलरेंट बनाते हैं, है ना। फ्रांस में स्टडी हुई है लेग्यूम क्रॉप, जैसे दाल वगैरह होती है उसके ऊपर, तो उसमें फाइंडिंग आई है। की फाइंडिंग क्या है भैया, जिंक पाया गया कि जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का फॉर्मूला होता है, आपको पता है कि आपके जो प्लांट्स होते हैं उनको नाइट्रोजन की जरूरत होती है, बट वो जो एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन है उसको डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते हैं, तो क्या करते हैं, उसको नाइट्रोजन को अपनी एक तरीके से फिक्स करना पड़ता है, ठीक है। नाइट्रोजन को फिक्स करना पड़ता है, किसमें, अमोनिया में कन्वर्ट करना पड़ता है, ताकि वो एक तरीके से न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर सके प्लांट्स को, और इसी को हम बोलते हैं आपका क्या, इसी को हम बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब यहाँ पे लेग्यूम क्रॉप का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है राइजोबिया के साथ। राइजोबिया एक बैक्टीरिया होता है जो आपका एटमॉस्फेयर में होता है और नाइट्रोजन को फिक्स करने में पेड़ों की मदद करता है। अब जो भी पेड़ जिंक में आपके भरपूर मात्रा में है, जिंक से भरे पूरे हैं, जो जमीनें जिंक से भरी पूरी हैं, वहां पे प्लांट्स आपके जल्दी एक तरीके से क्या होते हैं, आपके रिवाइव हो जाते हैं, या वो नाइट्रोजन को जल्दी फिक्स कर लेते हैं। ये सारी फाइंडिंग्स हैं। अब आपको मेनली बात ध्यान कर रखनी है जिंक के बारे में। पहला स्टेटमेंट सही था, सिल्वरी ब्लू ग्रे मेटल होता है, लेकिन उसका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हाई नहीं, वो लो होता है, कम आंच पे पिघल जाता है, कम आंच पे बॉइल भी हो जाता है, ठीक है। लिंक और लेड और जिंक ज्यादातर एक साथ मिलते हैं, है ना, इन और अलॉन्ग विद अदर मेटल लाइक सिल्वर एंड कैडमियम।
सिल्वर और कैडमियम के साथ साथ आपका जिंक और लेड भी साथ में मिलते हैं। ठीक है, फोर्थ मोस्ट वाइडली यूज्ड आपका है ये पूरे दुनिया में, आफ्टर स्टील, एल्यूमिनियम एंड कॉपर। सबसे ज्यादा भैया जो मेटल यूज होता है वो आपका स्टील होता है, एल्यूमिनियम होता है, कॉपर होता है। उसके बाद में सबसे ज्यादा यूज हो रहा है वो जिंक हो रहा है आपका। इंडिया भैया सेल्फ सफिशिएंट है जिंक के मामले में। सबसे ज्यादा इंडिया में राजस्थान में इसके एक तरीके से रिजर्व हैं। उसके अलावा आंध्र प्रदेश में है, उसके अलावा आपके मध्य प्रदेश में है, उसके अलावा आपके बिहार में है। ठीक है, लेकिन राजस्थान आपका टॉप पे है जो इनके आपके एक तरीके से जिंक के रिजर्व्स को लेकर के चल रहा है। ऑस्ट्रेलिया, अगर पूरी दुनिया में बात करें तो पूरी दुनिया के 27% रिजर्व जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया के पास है, 18% चाइना के पास, रशिया और मेक्सिको के पास 9-9%, पेरू के पास 8%, कजाकिस्तान 5%, यूएसए 4%। ठीक है, ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है कि भैया किसके पास एक तरीके से कितना रिजर्व है जिंक का। सबसे ज्यादा यूज जिंक का कहां पे होता है? गैल्वेनाइजिंग इंडस्ट्री में होता है, जहां पे जो आपके लोहे में जिसमें जंग वंग लग जाती है उसके लिए कहा जाता है कि भैया उसके ऊपर एक कोटिंग कर दो जिंक की ताकि जंग ना लगे, तो उसी को हम गैल्वेनाइजिंग इंडस्ट्री बोलते हैं। वहां पे बहुत ज्यादा जो है काम होता है जिंक का। ठीक है, तो ये सारी बातें यहाँ पे, बाकी डाई कास्टिंग में यूज होता है, फिर आपका ऑटोमोबाइल में यूज होता है, इलेक्ट्रिकल और हार्डवेयर वगैरह में यूज होता है, बहुत सारे यूज हैं इसके आपके। ठीक है, पेंट में, रबड़ वगैरह सब में यूज होता है। बॉडी के लिए भी हमारे जरूरी होता है। 100 के करीब एंजाइम ऐसे हैं जो कि वाइटल केमिकल रिएक्शन करते हैं जिंक के साथ मिल करके। ठीक है, इट इज अ मेजर क्रिएटर इन द क्रिएशन ऑफ डीएनए, द ग्रोथ ऑफ सेल्स, बिल्डिंग प्रोटीन्स वगैरह वगैरह, तो वहां पे भी जिंक का काम होता है। आई होप बात यहां तक समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन पे अगर हम आएंगे तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, हाई मेल्टिंग नहीं लो मेल्टिंग होगा। फिर ये सही है और ये भी सही है, यानी कि खाली पहला गलत है, इनकरेक्ट पूछा था, तो ऑप्शन नंबर ए ओनली वन इज द राइट आंसर। ठीक है, अगली न्यूज दोस्तों क्या है? अगली न्यूज है यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज पैनल सेशन के बारे में। अभी हाल फिलहाल में 46वां जो आपका यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज पैनल सेशन होना है वो दिल्ली में होना है। कहां पे? भारत मंडपम में। इस वजह से न्यूज में आया है। तो मैं आपको ये भी बता देता हूं कि लास्ट टाइम कहां पे हुआ था। यहाँ पे लिखा हुआ है कजाकिस्तान में। क्या ये सही है या नहीं है ये आपको बताना है। ऑप्शन 2 तो भाई जाहिर सी बात है सही, मैंने आपको बता ही दिया। तो क्या सी आंसर है या ए आंसर है, आइए आगे देखते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है 46 सेशन जो है यूनेस्को का इंडिया होस्ट करने जा रहा है दिल्ली मंडपम में। ठीक है, भारत मंडपम में सॉरी। और 45th वाला जो था वो आपका रियाद सऊदी अरेबिया में हुआ था। ठीक है, कजाकिस्तान में नहीं हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ओनली वन। ठीक है, खाली पहला स्टेटमेंट आपका सही है, दूसरा स्टेटमेंट सही नहीं है। यूनेस्को के बारे में अगर आप देख लोगे तो यूनेस्को आपका 16 नवंबर 1945 में बनाया गया था। यूएन की स्पेशल एजेंसी है ये। डायरेक्टर फिलहाल इसके कौन है? ऑड्रे एजोले। और हेडक्वार्टर कहां पे है? पेरिस, फ्रांस में। इतनी बात आपको डब्ल्यूएचओ के बारे में ध्यान रखनी है। अब ये जो ऑर्गेनाइजेशन होगा ये आपका एएसआई के साथ मिल करके होगा। ठीक है, एएसआई कब बनी थी? 1861 में। किसके द्वारा? अलेक्जेंडर कमिगम के द्वारा। ये एक गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन आज की डेट में जिसका हेडक्वार्टर भी कहां पे है? दिल्ली में है। फिलहाल इसके डीजी कौन है या फिर डायरेक्टर जनरल कौन है? यदुवीर सिंह रावत इसके डीजी हैं। कौन? यदुवीर सिंह रावत। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो ये आपकी छोटी सी न्यूज थी। आंसर आई होप आपको मिल गया होगा। बढ़ेंगे अपने अगले। ये आपका देखिए भारत मंडपम की फोटो है, बहुत ही शानदार, बहुत ही खूबसूरत इमारत है जहां पे G20 की मीटिंग हुई थी, वहीं पे आपका ये वाली मीटिंग भी होने जा रही है। ठीक है, ये आपके आज के आखिरी के 2 वन लाइनर करंट अफेयर्स हैं। पीडीएफ में बार बार कहता हूं हमारे टेलीग्राम चैनल से आप ऑब्टेन कर सकते हैं। अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज उसको एज सुन एज पॉसिबल ज्वाइन कर लीजिए, बहुत जरूरी है आपके लिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट करके अपना फीडबैक दे सकते हैं। तो अभी ये भाई साहब जो हमारे एस जयशंकर बच्चे फंसे हुए हैं उनकी आप इंश्योर कराइए कि आप सेफली रिटर्न करवाएंगे उनका, है ना। ये सारी बातें यहाँ पे डिस्कस करी गई फॉरेन मिनिस्टर के साथ, तो इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। उसके अलावा एक और छोटी सी न्यूज है, राजेंद्र खन्ना आप कौन बन गए हैं? एडिशनल एनएसए बन गए हैं। आज तक एडिशनल एनएसए की कोई पोस्ट नहीं थी, इसी बार बनाई गई है, नई पोस्ट है एडिशनल एनएसए की। ठीक है, नई पोस्ट है आपकी एडिशनल नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की, जो कि एनएसए के अंडर में काम करेगा। ये किसको बनाया गया? आपका राजेंद्र खन्ना को बनाया गया है। पवन कपूर जो कि सेक्रेटरी थे आपके कहां पे? एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री में, उनको डिप्टी एनएसए बना दिया गया, यानी कि डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बना दिया गया नया। किसको? पवन कपूर को। पवन कुमार डिप्टी एनएसए और राजेंद्र खन्ना आपका एडिशनल एनएसए। एडिशनल एनएसए डिप्टी एनएसए से ज्यादा बड़ा होता है। ठीक है, एनएसए के जस्ट नीचे आपका आएगा कौन सा? एडिशनल एनएसए। एडिशनल एनएसए के नीचे आएंगे आपके डिप्टी एनएसए।
ठीक है, ये सारी बातें हैं आपकी यहाँ पे। और विक्रम मिश्री जो कि पहले डिप्टी एनएसए थे, उनको क्या बना दिया गया, उनको फॉरेन सेक्रेटरी बना दिया गया, वो चाइना एक्सपर्ट है आपके कहीं ना कहीं। तो ये सारी देखिए दोस्तों फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, आपको ध्यान रखनी है, पढ़नी है, लिखनी है अच्छे से। आज के वर्ड ऑफ द डे पे चलेंगे। वर्ड ऑफ द डे क्या कह रहा है, पेस्टिफेरोस। पेस्टिफेरोस का मतलब क्या है, कंटेमिनेटेड विद इन्फेक्टिंग ऑर्गेनिजम्स लाइकली टू स्प्रेड एंड कॉज एन एपिडेमिक डिजीज ट्रेंडिंग टू करप्ट और परवर्ट कॉजिंग इरिटेशन और एनोयंस। यूसेज क्या है इसका, दोस्त पेस्टिफेरस बॉयज वोंट लीव माई गुआवा ट्री अलोन, यानी कि भैया ये बदतमीज बच्चे मेरे अमरूद के पेड़ को अकेला नहीं छोड़ेंगे, उस पर चढ़ चढ़ के सारे अमरूद तोड़ डालेंगे। ठीक है, तो ये आपका पेस्टिफेरोस का मतलब होता है, ये उसकी यूसेज है। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे आप लोगों से अगले वीडियो में ऐसे ही शानदार करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, बी हेल्दी, बी सेफ। थैंक यू एवरीवन।